वो क्या करे ना, जुनून और मेहनत जारी है, जुनून और मेहनत जारी है, नौकरी पाने की अब हमारी पूरी तैयारी है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर करंट के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी सीसीआई के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन है आपके यूसुफ अली, मोहम्मद अली, इमरान अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा यूसुफ अली। तो अबू धाबी सीसीआई के उपाध्यक्ष कौन बने हैं भाई? यूसुफ अली जो है अध्यक्ष बने हैं। आइए जान लेते हैं। लुलु ग्रुप के अध्यक्ष एम यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी और उप के क्राउन प्रिंस यूएई सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडेंट ने अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए नया निर्देशक मंडल बनाने का प्रस्ताव जारी किया है। हिज हाईनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हाल ही में यूसुफ अली को आर्थिक विकास और परोपकार के क्षेत्र में उनके लगभग 5 दशक लंबे योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान अबू धाबी अवार्ड से 2021 से जो है सम्मानित किया था। एडीसीसीआई के बारे में, एडीसीसीआई सर्वोच्च सरकार है जो अबू धाबी में स्थापित सभी व्यवसायों का निकाय और सरकार और व्यापार क्षेत्र के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करता है। अबू धाबी में प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस क्षेत्र के सबसे धनी और सबसे प्रभावी आर्थिक केंद्रों में से एक है को एडीसीसीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यूफली 29 सदस्यीय बोर्ड में एकमात्र भारतीय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूसुफ अली क्या है, 29 सदस्यीय बोर्ड के एकमात्र भारतीय है जो मुख्य रूप से अमीराती व्यापार मालिक और सीईओ जो है बने हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? आप जो है तस्वीर देख सकते हैं। जो प्रसिद्ध लोक गायक है फ़कीर आलमगीर का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस देश से है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा बी, बांग्लादेश। आइए जान लेते हैं। बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर, ये फ़कीर आलमगीर का जो है कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उनका जन्म 21 फरवरी 1950 को फरीदपुर में हुआ था। आलमगीर ने अपने संगीत कैरियर 1966 में शुरू किया था। गायक सांस्कृतिक संगठनों क्रांति शिल्पी गोष्ठ और गण शिल्पी गोष्ठ के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने बांग्लादेश के 1969 के विद्रोह के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान आलमगीर स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र में शामिल हुए और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए अक्सर प्रदान किया। अब चलते हैं कि उन्होंने कुछ लोकप्रिय गीतों में ओ शौकीन गैसोस्कीना, संतहार, नेल्सन मंडेला, नाम तेरे छिलो जान, हेनरी बांग्लार, कामरेड बंधु शामिल है। उन्होंने 1976 में सांस्कृतिक संगठन ऋषिज शिल्पी गोष्ठी की भी स्थापना की और गोनो संगीत सामान्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी जो है काम किया। आलमगीर को 1999 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान एक दुष्ट पदक से सम्मानित किया गया। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएफसी ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को कितने मिलियन का ऋण दिया है? अब जो आईएफसी है ने ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को जो बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को कितने मिलियन का ऋण दिया है? 250 मिलियन, 150 मिलियन या 300 मिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई ए, 250 मिलियन का जो है ऋण दिया है। आइए जान लेते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड को विश्व बैंक समूह
जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है कि निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम से $250 मिलियन का जो है ऋण मिला है, जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी। ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ है। HDFC के साथ इसकी साझेदारी से बाजार के बारे में धारणा बदलने में मदद मिलेगी। कम से कम 25% फंडिंग ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। अब ऋण के जो है लाभ क्या होंगे? HDFC लिमिटेड को IFC का $250 मिलियन का ऋण कम आय वाले लोगों के लिए ऐसे अवसर तक पहुंचाने में सुधार करेगा जो अपनी किफ़ायती आवास और उभरते हरित किफ़ायती आवास पोर्टफोलियो को विकसित करने में के अपने कदम को समर्थन करेंगे। सभी के लिए आवास प्रदान करने के भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप फंडिंग से रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। हरित किफ़ायती आवास भारत को पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने 2005 के स्तर से 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन के 1/3 को कम करने में मदद कर सकता है। हरित और ऊर्जा कुशल आवास उत्सर्जन से कटौती करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आवासीय आवास देश की बिजली खपत का लगभग 24% है। अब HDFC की यह साझेदारी भारत के लिए कई लाभ प्रदान करती हैं, क्योंकि यह रोजगार और जलवायु लाभांश प्रदान करते हुए देश के उभरते हरित किफ़ायती आवास बाजार को विकसित करने में अग्रणीय भूमिका निभा सकती है। अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्या है भाई कि HDFC बैंक के MD और CEO कौन है भाई? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1956 को। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी अध्यक्ष और CEO है मुख्तार दीप। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मुख्यालय है भाई वाशिंगटन DC USA में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका प्रमोद भगत, संदीप कुमार, मनदीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका A राइट होगा भाई, प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से जो है सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। घोषणा में देरी कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार है। पुरस्कार 2017 में स्थापित किए गए थे। साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरा ओलंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धा में भाग लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के DG कौन बने हैं? रसीम आर दास, अमन गुलिया, नासिर कमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई C, नासिर कमल। ठीक है, कौन बने हैं? नासिर कमल बने हैं। ये जान लेते हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कमल की BCAC में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्त तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है, यानी 2022 तक ये रहेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता। उनका संबंध किस देश से है? कि यांग कियान का संबंध किससे है भाई? चीन से, तुर्की, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध किससे होगा भाई? चीन से। ओके, आइए जान लेते हैं।
चीन की यांग कियान ने 24 जुलाई को ओसाका शूटिंग रेंज में 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। रूस की अनास्तासिया ग्लासिन ने रजत पदक जीता, जबकि स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टल ने कांस्य पदक जीता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में इनमें से कौन शामिल हुआ है? कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है तो उनमें से इनमें से कौन शामिल हुआ है भाई? स्वीडन, नीदरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा आपका ए स्वीडन। ओके, होना होगा भाई स्वीडन। ओके, चलते हैं और जानते हैं। स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है और अब वैश्विक मंच का सदस्य है, जो भारत की एक पहल है जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। स्वीडन जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में योगदान देने के लिए ISA में चर्चा के लिए अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव लाने की उम्मीद करता है। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री ने स्टॉकहोम का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने पक्ष एक स्थायी भविष्य के लिए नवाचार साझेदारी को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। ISA को ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच के रूप में कल्पना जो है की गई है। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी क्या है भाई? कि ISA मुख्यालय है भाई गुरुग्राम में, और IAS की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015। IAS की स्थापना हुई पेरिस फ्रांस में, और ISA महानिदेशक है अजय माथुर। ओके, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीट होम क्या है भाई? स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है। कोरोना स्वीडन की आधारिक मुद्रा है, और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री है भाई स्टीफन लफवेन। ओके, कौन है? स्टीफन लफवेन। तो ये आप जरूर याद कर लें, इनको आप राइट डाउन कर लें या इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोरो वायरस संक्रमण मामले की रिपोर्ट इनमें से किस देश ने दी है? जो नोरो वायरस संक्रमण मामले की जो रिपोर्ट है वो किसने दी है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये दी है हमारे किसने भाई? यूनाइटेड किंगडम ने। ओके, ये जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम अब नोरो वायरस के प्रकोप की रिपोर्ट कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने हाल ही में नोरो वायरस को लेकर चेतावनी जारी की थी। इंग्लैंड ने देश में नोरो वायरस के 154 मामले दर्ज किए हैं। शैक्षिक सेटिंग में नोरो वायरस मामले में वृद्धि दर्ज की गई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार नोरो वायरस बहुत संक्रामक है, जो दस्त और उल्टी का कारण बनता है। नोरो वायरस रोग से पीड़ित लोग अरबों वायरस कणों को बहा सकते हैं और लोगों को बीमार करने के लिए उनमें से कुछ की ही आवश्यकता होती है। अब वायरस कैसे अनुबंधित होता है? एक व्यक्ति संक्रामित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस को अनुबंधित कर सकता है। दूषित पानी और भोजन का सेवन करने और दूषित सतह को अपने हाथों से छूने और फिर उन्हें बिना धोए मुंह में डालने से भी यह वायरस हो सकता है। ओके, वायरस के लक्षण क्या है? नोरो वायरस के लक्षण उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली। यह वायरस आंतों या पेट में सूजन पैदा कर सकता है और इसे तीव्र अंतराशोथ कहा जाता है। इस वायरस के अन्य लक्षण सिर दर्द, बुखार और शरीर में दर्द है। लोग आमतौर पर 12 से 48 घंटों के भीतर लक्षण विकसित करते हैं और वे 1 से 3 दिन तक रह सकते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है भाई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है भाई लंदन। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCL टेक के MD पद से किसने इस्तीफा दिया है? जो HCL
एक है कि एमडी पद से किसने जो है इस्तीफा दे दिया है? अरुण कुमार, दीपक चड्डा, शिव नाडार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई शिव नाडार। आइए जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और इसके मुख्य रणनीति अधिकारी शिव नादार ने 76 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रबंध निर्देशक के साथ साथ एक निर्देशक के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नादार एमरिटस चेयरमैन और बोर्ड के रणनीतिक सलाहकार की हैसियत से कंपनी का 5 साल तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। विजय कुमार अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 5 साल के लिए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कौन बना है भाई 5 साल के लिए? विजय कुमार। नोएडा स्थित IT सेवा कंपनी ने जून तिमाही के लिए जो है 3,214 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था, जो सालाना लगभग 10% है। यह ब्लूमबर्ग के जो है 3,255.5 करोड़ के अनुमान से थोड़ा कम है। अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए क्या जरूरी है भाई कि HCL टेक्नोलॉजी के CEO है सी विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजी स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976। HCL टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है भाई नोएडा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित है, उसका संबंध किस राज्य से है? अब जो रुद्रेश्वर मंदिर भारत की जो है 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित हुआ है, तो उसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट है भाई तेलंगाना। आइए जान लेते हैं। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इस नवीनतम प्रेरणा के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थापित है। अब रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। 13वीं सदी के प्रतिष्ठित मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। रुद्रेश्वर मंदिर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग के लिए एकमात्र नामांकन था। अब सभी प्रतियोगिताओं की जरूरी क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय है भाई पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख है आंद्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ओके, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 25 जुलाई, 24 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? ऑप्शन ए 26 जुलाई। जो कारगिल दिवस है वो विजय दिवस है वो जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। ये बहुत ही इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कारगिल विजय दिवस हर हाल 26 जुलाई को 1999 से कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल देश कारगिल युद्ध में जीत के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वर्ष 1999 में नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की चोटी के साथ एक ऊंचाई वाला पर्वत युद्ध छिड़ गया था, जो वास्तविक सीमा है जो कश्मीर की दोनों देशों के बीच विभाजित करती है। अब कारगिल युद्ध का इतिहास क्या है भाई? कारगिल युद्ध मई जुलाई 1999 के बीच जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था, जिसे भारत को जो है जीत मिली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक जो है लड़ा गया, जो 26 जुलाई को समाप्त हुआ। इस तारीख को 1999 में पाकिस्तान की सेना ने पिघलती बर्फ का फायदा उठाते हुए और दोनों देशों की द्विपक्षीय समझ को धोखा देते हुए भारत की उच्च चौकियों की कमान संभाली। पाकिस्तान सेना ने इस दावे से इनकार किया कि उसके सैनिक युद्ध में शामिल थे और दावा किया कि वे कश्मीर के ही विद्रोही थे, लेकिन गोला बारूद, पहचान पत्र, राशन स्टोर और अन्य सबूत साबित करते थे कि इस कायरता कृत्य के पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ था।
अब ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन भारतीय इतिहास में 2 बार शुरू किया गया था। पहला ऑपरेशन विजय 1961 में शुरू किया गया था, जिसके कारण गोवा, अंजदीवा द्वीप और दमन और द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था। दूसरा ऑपरेशन 1999 में शुरू किया गया था। दोनों ऑपरेशन बड़ी सफलता के थे। हालांकि कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध की प्रेरणा हित पर चिन्हित है। नियंत्रण रेखा पर 3 महीने के युद्ध को समाप्त करने वाले ऑपरेशन विजय के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध के दौरान लगभग 490 भारतीय सैनिक के अधिकारी, सैनिक और जवान शहीद हुए थे। ऑपरेशन श्वेत सागर, ऑपरेशन व्हाइट सी भी कारगिल युद्ध 1999 के दौरान शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के साथ काम किया था। ओके, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, सी है आपका 24 जुलाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप तो बता सकते हैं, सोच सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट होगा भाई ऑप्शन ए 25 जुलाई। आइए जान लेते हैं। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस अप्रैल 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। यह वैश्विक वकालत कार्यक्रम परिवार और समुदायों पर डूबने के दुखद और गहन प्रभाव को उजागर करने और उसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान पेश करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। सभी हितधारकों, जिनमें सरकार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, नागरिक समाज संगठन आदि शामिल हैं, इस दिन को चिन्हित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें सीधा उपायों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है, जिसमें शामिल है पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले अवरोध को स्थापित करना, बच्चों के लिए पानी से दूर होने वाले सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, तैराकी, जल सुरक्षा या अन्य कौशल सिखाना, सुरक्षित बचाव के बारे में दर्शकों को पढ़ाना, बाढ़ जोखिम प्रबंधों में सुधार। इन सभी सावधानियों के बीच कई बार बुनियादी जीवन रक्षक कौशल की उपेक्षा कर दी जाती हैं। यहाँ डूबने से बचाने के लिए 5 जीवन रक्षक उपाय दिए गए हैं। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।